हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट। ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स में, और आज हमने कैपिटल मार्केट वगैरह पढ़ना है और आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। सो कैपिटल मार्केट तो आपको पता ही है कि इसमें लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ का ट्रेड होता है। ठीक है कि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ कैसे, जैसे शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो सबसे पहले हम टाइप ऑफ शेयर्स और डिवेंचर पढ़ेंगे इसमें कैपिटल मार्केट के अंदर। आपको शेयर्स का पता होना होगा कि इक्विटी शेयर्स होते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। इक्विटी शेयर वो होता है जो ओनर्स की कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है, कि जो इक्विटी शेयर के जो होल्डर होते हैं वो ओनर ही माने जाते हैं। उनका प्रॉफिट पर भी क्लेम होता है अगर बच जाए एक्स्ट्रा कोई तो, और इनका कंपनी की वर्किंग पे भी कंट्रोल होता है। अब इक्विटी शेयर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब क्या स्पेशल है उसमें, ठीक है, वो हम पढ़ते हैं कि मैच्योरिटी। सबसे पहले कि इक्विटी कैपिटल की जो रीपेमेंट होती है ओनर्स को, जो उन्होंने पैसा दिया है, कैपिटल दी है, वो कब रीपे करते हैं हम, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन और वाइंड अप की, मतलब ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी हम उनको नहीं पे करते हैं। जब हमारी कंपनी ख़त्म हो रही है वाइंड अप के थ्रू चाहे लिक्विडेशन के थ्रू, तभी हम उनको रिपे करेंगे उनकी पेमेंट। सेम वे उनका क्लेम जो इनकम पे भी होता है वो भी रेजिडुअल क्लेम होता है, क्योंकि इसमें जो जैसे कैपिटल पे कर रहे हैं ना अगर हम, तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को और क्रेडिटर्स वगैरह को प्रेफरेंस मिलेगी, उसके बाद जो बचेगा उसमें से उनको कैपिटल की रिपेमेंट होगी। ठीक है, सेम वे अगर क्लेम ऑन इनकम जो है वो भी उनको ऐसे ही मिलता है कि पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस मिलेगी, उसके बाद जो बचेगा वो उनको मिलेगा एज अ डिविडेंड या इनकम जो भी। ठीक है, क्लेम ऑन असेट की, असेट्स पे भी सबसे पहले अगर मतलब असेट जो बची है उस पर सबसे पहले होगा हमारे जो क्रेडिटर्स वगैरह का, जो भी हमारे जिनसे हमने बोरोइंग्स लिए हैं, ठीक है, उनका हक होगा, और उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर, देन जो लेफ्ट आउट थिंग्स होंगी उस पर इक्विटी शेयर होल्डर्स का मतलब अधिकार बनता है। वोटिंग राइट्स इनको होते हैं क्योंकि ये ओनर्स हैं, ठीक है, और कंपनी की वर्किंग पे भी इनका कंट्रोल होता है, और इनकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है। कहाँ तक, अगर जो है अगर कंपनी जो है जितने शेयर्स उन्होंने परचेज़ किए हैं वहाँ तक जो उनकी अनपेड वैल्यू है वहाँ तक लिमिट होती है, और अगर कंपनी की गारंटी वाली लाइबिलिटी है तो जितनी उन्होंने गारंटी दी है तो फिर वो होगी उनकी लाइबिलिटी। अब इसके क्या शेयर, इक्विटी शेयर्स की क्या एडवांटेज है, कंपनी को क्या एडवांटेज है कि नो लाइबिलिटी टू रिटर्न मनी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी। जैसे मैंने बताया कि लाइफ मतलब कंपनी जब तक लिक्विडेट नहीं हो रही है, वाइंड अप नहीं हो रही है, तब तक आपको रीपेमेंट की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कोई सच मतलब कि आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं बनती है, तो मतलब कंपनी इंजॉय करती है इस राइट को। ठीक है, नो फिक्स्ड बर्डन ऑफ डिविडेंड, कि आपको फिक्स पेमेंट भी नहीं करनी है, प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, है ना। और नो चार्ज ऑन द कैपिटल ऑफ असेट, कि मतलब असेट्स पे भी उनका ऐसा कोई वो नहीं है कि उनको देना ही देना है, अगर बच जाएगा तो देना है, नहीं तो रहने, मतलब कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। चीप एंड कन्वीनियंट सोर्स अदर सोर्सेज के। चीप क्यों है, ये सस्ता सोर्स है क्योंकि जो इसकी कॉस्ट हम पे कर रहे हैं डिविडेंड, वो मतलब ऐसे फिक्स नहीं है कि आपको पे करना ही करना है, मतलब आपकी मर्ज़ी है, मर्ज़ी इन द सेंस कि अगर बचेगा तो हम दे देंगे, नहीं तो नहीं। इन्वेस्टर्स को क्या मतलब फ़ायदा है, क्योंकि इनकम जो है ना कंपनी इंक्रीजेस, कि अगर कंपनी की इनकम इंक्रीज़ होती है तो इनको बेनिफिट होता है, क्योंकि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं ये उनको तो फिक्स मिलेगा 10% 5% जितना भी है वो तो पहले फिक्स है, लेकिन इनको क्या मिलेगा जो कि फिक्स होने के बाद जो भी बचा है वो इनको मिलना होता है। ठीक है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर पे जो पार्टिसिपेटिंग वाले होते हैं उनको बाद में भी मिलता है, लेकिन बाकी को नहीं मिलता। और इक्विटी शेयर है शेयर होल्डर को जो है ना राइट टू मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, ठीक है, कि मैनेजमेंट एंड कंट्रोल में इनका राइट होता है, वोटिंग राइट्स इनके पास होते हैं, तो मतलब एक तरह से कंपनी पे इनका हक सा होता है, तो इस वजह से ये राइट इन्जॉय करते हैं। कैपिटल गेन टू इन्वेस्टर इज द शेल शेयर्स इन मार्केट, ठीक है, कि अगर जो है ना कि कंपनी प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा कमा रही है तो उसके शेयर की वैल्यू भी बढ़ेगी, लेकिन अगर फिर ये इक्विटी शेयर्स मार्केट में बेचेंगे जिस कंपनी की शेयर्स की वैल्यू बहुत हाई है तो इनको प्रॉफिट्स वगैरह बहुत हो सकते हैं, और ये ऑनर ऑफ कंपनी होते हैं तो कंपनी की एक्टिविटीज़ में अपना पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब इसकी डिसएडवांटेज क्या आएगी, जैसे जो इसके बेनिफिट है वही इसकी डिसएडवांटेज भी होगी, जैसे कि इक्विटी डिविडेंड्स आर पेड टू शेयर होल्डर आफ्टर टैक्स प्रॉफिट्स, कि जो दीज डिविडेंड आर नॉट अ टैक्स डिडक्टेबल, कि ये जो है ना टैक्स कटने के बाद आपको मिलते हैं। ठीक है, तो मतलब इसमें टैक्स के बेनिफिट नहीं मिलता। जैसे मान लो अगर आपका 10,000 प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, तो उस पर पहले टैक्स कट चुका होगा तब आपको ये मिलेंगे।
हाई स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल अमंग अदर सोर्सेज, की स्पेसिफिक इसकी कॉस्ट हाई भी होती है कि अगर जो है मतलब कंपनी कम डिविडेंड पे कर रही है हमेशा ही, तो उसकी वैल्यू वगैरह में या फिर इमेज वगैरह इतनी अच्छी नहीं रह पाती। न्यू इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल में रिड्यूस्ड अर्निंग पर शेयर, कि अगर आप बहुत ज़्यादा कैपिटल इशू करी जा रहे हो इक्विटी शेयर कैपिटल, तो अर्निंग पर शेयर कम हो जाएगी क्योंकि जो प्रॉफिट है वो उतना है, और अगर जिनमें वो बटेगा वो नंबर बढ़ जाएगा तो फिर आपकी अर्निंग पर शेयर कम होने वाली है ऑब्वियसली। ठीक है। राइट टू वोट, इट लिमिट्स द पावर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, कि ये वोट कर सकते हैं, ठीक है, अपना ओपिनियन पास कर सकते हैं, बट इनको उतनी नॉलेज नहीं है, तो डायरेक्टर के ओपिनियन, डायरेक्टर जो जिसको पूरी नॉलेज है उसके डिसीजन को भी ये अगर बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर एक बात बोलें तो फिर वो अफेक्ट कर सकते हैं। राइट। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, कि आर नॉट एबल टू गेट इट। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब है कि जब आप इक्विटी और डिवेंचर या फिर बोरिंग्स या लोन वगैरह को जो साथ में मतलब यूज़ करते हो एज अ कैपिटल स्ट्रक्चर, तो आपको क्या फ़ायदा होता है कि वहाँ पे जो है ना डिवेंचर या बोरिंग में आपको फिक्स्ड मतलब पेमेंट करनी होती है इंटरेस्ट की। ठीक है। तो बाकी जो बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर मिलता है, जिससे प्रॉफिट होता है। ठीक है। प्रॉफिट क्या होता है कि इनको ज़्यादा मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, जिससे हमारी कंपनी की रेपुटेशन बढ़ती है। लेकिन अगर आप सारे ही इक्विटी शेयर इशू कर दोगे तो फिर तो आपको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट मिलेगा ही नहीं। राइट। और इक्विटी शेयर आर इररिडीमेबल होते हैं कि आपको कंपनी की लाइफ टाइम के ड्यूरिंग ये रीपेमेंट नहीं होती, तो इस वजह से आपको क्या करना होगा, ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाती है। अब इन्वेस्टर को क्या, अच्छा ये कंपनीज़ को क्या मतलब डिसएडवांटेज थी, ठीक है ये। अब इन्वेस्टर को क्या डिसएडवांटेज है कि उसको डिविडेंड फिक्स नहीं है, क्या पता मिले ना मिले, है ना, और इरेगुलर और अनसर्टेन है कि इनकम मतलब एक तो होता है कि फ़िक्स नहीं है कि भी पता नहीं कितना मिलेगा, उनको ये भी नहीं कि मिलेगा भी कि नहीं, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है। उनका थर्ड है कि अगर रिसेशन होएगा तो इक्विटी शेयर्स के मतलब प्राइस गिर जाएंगे, क्योंकि वो मतलब डायरेक्टली ओनर है ना उस कंपनी के, जो इक्विटी शेयर होल्डर है। ठीक है। पेड ऑल देयर अर्निंग बैलेंस रिमेन आफ्टर, की जो पेमेंट उनको होती है, चाहे वो इनकम की हो चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, असेट का क्लेम हो, उनको आफ्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर मिलता है, तो इस वजह से उनको ये नुकसान है। सेकंड हमारा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, जैसे प्रेफरेंस जिनको प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है, मतलब प्रेफरेंस उनका पहला अधिकार है कि मतलब उनको पेमेंट मिले, चाहे वो फिर प्रॉफिट हो, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो असेट पे अधिकार हो, जो मर्जी है ना। फर्स्ट इन प्रेफरेंस इज टू पेमेंट फॉर डिविडेंड, राइट, और सेकंड प्रेफरेंस इज टू रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। अब इसके क्या फीचर्स हैं, ठीक है। हाइब्रिड सिक्योरिटी, कि इसमें क्या होता है कि डेट की तरह और इक्विटी की तरह दोनों राइट मिल रहे हैं। डेट का क्या है कि इनको मतलब एक फिक्स्ड पेमेंट मिलेगी, लेकिन अब इक्विटी इसलिए है क्योंकि इसको ये टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस नहीं है। टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस क्या होता है कि जो टैक्स से पहले हमें पे करना होता है, मतलब जो करना होता है, जैसे इंटरेस्ट हो गया, वो टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंसेस है कि वो टैक्स पे करने से पहले आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन ये वो वाला नहीं है, तो इस वजह से इक्विटी है। और क्लेम ऑन इनकम, ये क्लेम ऑन इनकम क्या है कि जो इनको क्लेम ऑन इनकम है ना, जो भी इनकम हो रही है उनकी फ़िक्स होता है कि मतलब प्रेफरेंस शेयर इनको फ़िक्स रेट मिलेगा और प्रेफरेंस भी मिलेगी कि पहले इनको पे किया जाएगा। ठीक है। और क्लेम ऑन असेट में भी इनको प्रेफरेंस मिलने वाली है, क्या सॉरी नो सरप्लस असेट ऑफ द कंपनी, ठीक है, और पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, अच्छा ठीक है, अगर कंपनी में इशू ठीक है। असेट में जो है ना इनको राइट है सरप्लस असेट कि जो बची हुई असेट्स है ना, एक बार इनको जो इनके हिस्से की है वो तो मिल गई, लेकिन उसके बाद जो बचेंगी उस पर इनका कोई क्लेम नहीं बनता है, राइट। लेकिन अगर मतलब वो पार्टिसिपेटिंग है तो इनका बनेगा क्लेम, ठीक है। वोटिंग राइट इनके पास नहीं होते हैं, ठीक है। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जो ये मतलब इक्विटी शेयर होल्डर तो नहीं है, तो इसलिए इनके पास नहीं है वोटिंग राइट। इनका क्या एडवांटेज है? कंपनी को एडवांटेज है कि फिक्स नो कोलेट्रल मॉर्टगेज, कि इन केस ऑफ डेट की तरह इनको फिक्स पेमेंट करनी है, लेकिन डेट की तरह इनको कोलेट्रल सिक्योरिटी दिखानी पड़ती है कि हाँ अगर मतलब आपकी पेमेंट नहीं हुई तो ये बेच के दे देंगे आपको, ठीक है। नहीं, ये नहीं करना होता,
लॉन्ग टर्म कैपिटल मिल जाती है आपको, ठीक है, मतलब डेट जैसे मिलता है वैसे ही। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्रेफरेंस शेयर इज़ लेस दैन इक्विटी शेयर, कि जो इसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट क्या पे कर रहे हैं हम यहाँ पे, जो हम बदले में दे रहे हैं, ठीक है, जो कीमत जो है वो क्या, इक्विटी शेयर के लिए क्या है, डिविडेंड है, ठीक है, और इसके लिए भी डिविडेंड है। लेकिन जो डिविडेंड है इसमें इक्विटी शेयर में फ़िक्स नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, राइट। लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर्स का है वो जो है वो डिविडेंड हमें फ़िक्स है, ठीक है, तो वो लेस होएगा अगर कंपेयर करें तो। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ये जो रिडीमेबल होते हैं कि कंपनी के लाइफ टाइम के ड्यूरिंग जो है ना उनको पेमेंट कर सकते हैं, दे आर सरप्लस फंड कंपनी की। जब भी मतलब जो इक्विटी शेयर है उनको लाइफ टाइम के ड्यूरिंग हम पेमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इनको पेमेंट करके अपनी कैपिटल वो जो है कंट्रोल वगैरह का अपने हाथ में ले सकते हैं, है ना। और फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड पे करना होता है, तो कंपनी एज अ फिक्स फाइनेंशियल कमिटमेंट की उतना उनको पता है कि हमने इतना ही पे करना है इनको, ठीक है। नो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल, क्योंकि वोटिंग राइट ही नहीं इनके पास, तो ये कंट्रोल में आकर अपनी जगह नाक नहीं घुसा सकते कि ये हम ऐसे करेंगे, नहीं। इन्वेस्टर को क्या है कि फिक्स्ड इनकम मिलेगी, सिक्योरिटी ओवर सुपीरियर सिक्योरिटी ओवर इक्विटी शेयर्स, ये फिक्स्ड इनकम मिलेगी और इनको प्रेफरेंस मिलेगी। प्रेफरेंशियल राइट किसके लिए, पेमेंट ऑफ डिविडेंड के लिए भी, और सुपीरियरिटी तो मिल ही रही है, प्रेफरेंस मतलब है ना। वोटिंग राइट्स तो नहीं है इनके पास, लेकिन अगर कोई भी डिसीजन इनके राइट को अफेक्ट कर रहा है, जैसे उनको डिविडेंड नहीं मिलेगा या कुछ भी, तो ये मतलब कुछ भी कर सकते हैं। एज वेल एज तब वे वोट कर सकते हैं अगर इनके इसको कोई नुकसान हो, राइट हो, ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर्स के डिसएडवांटेज क्या है, कंपनी को क्या डिसएडवांटेज है कि एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फाइनेंस एज कम्पेयर टू डेट, कि डेट में जो है ना कि मतलब इतना कुछ नहीं होता है कि वो शेयर होल्डर नहीं है, लेकिन इनको कुछ राइट्स है एज ए शेयर होल्डर, तो ये एक्सपेंसिव इसलिए हो जाता है। कंपनी के लिए जो है ना इंक्रीज अर्निंग पर शेयर ऑन इक्विटी शेयर होल्डर, क्योंकि अब जब अर्निंग जो है ना वो शेयर होल्डर्स के में डिवाइड होती है, ठीक है। तो जब हमारे पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर है तो नंबर बढ़ जाएगा हमारे शेयर होल्डर का, और अर्निंग हमारी सिमिलर भी मतलब काइंड ऑफ सिमिलर ही होती है ना। तो फिर इस वजह से जो है ना इक्विटी पर शेयर अर्निंग पर शेयर कम हो जाएगी। मार्केट पोजीशन कंपनी की अफेक्ट करेगी अगर रिड्यूस द मार्केट प्राइस ऑफ इट। और रुक जाए एक मिनट, इसमें क्या बोला कि अगर नॉन पेमेंट हो, अगर आप इसकी ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको पेमेंट करनी ही करनी है प्रेफरेंस शेयर्स पे, लेकिन अगर नहीं पे करते हो आप, तो आपकी जो है ना कंपनी की मार्केट पोजीशन घटिया दिखेगी। क्यों? क्योंकि पेमेंट ही दे रहे भाई शेयर होल्डर्स को, ठीक है, और मार्केट प्राइस कम हो जाएगा, जिसके बाद डिडक्टेबल एक्सपेंस वाइल कैलकुलेटिंग टैक्स ये नहीं है, ठीक है। तो टैक्स डिसएडवांटेज होती है कंपनी को, अगर डेट लेते तो कम से कम टैक्स का एडवांटेज तो होता, राइट। इन्वेस्टर को क्या है इसकी वो कि नो है वोटिंग राइट, वोटिंग राइट्स नहीं होते इनके पास, और इनका जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो कम होता है कंपेयरिंग टू इक्विटी शेयर्स, राइट, ठीक है। और हैव एन एक्सचेंज चार्ज ऑन असेट ऑफ कंपनी की चार्ज ऑन असेट ऑफ कंपनी वाइल डिवेंचर, ठीक है, कि इन्वेस्टर को क्या है कि मतलब आपका कोई असेट पे हक नहीं होता कि अगर आपको पेमेंट नहीं होती आप असेट से पैसे मतलब उनको बोल के असेट बेच के मुझे पैसे दो, नहीं, वो नहीं होता, वो डिवेंचर्स के केस में होता है, राइट। और कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द सरप्लस अनलेस देयर आर पार्टिसिपेटिंग शेयर होल्डर, ठीक है। मतलब जो सरप्लस बच गया, अब आपने पेमेंट सबको कर दी, उसके बाद जो प्रॉफिट बचा उसमें इनका हक नहीं होता, वो इक्विटी शेयर होल्डर ले जाएंगे, क्योंकि भाई उन्होंने काफ़ी रिस्क लिया है। अब प्रेफरेंस शेयर्स जो है ना हमारे ये होते हैं 7 टाइप्स के दिखाए हैं यहाँ पे। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, रुक जाओ, सबसे पहला हमारा है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, कि जिस पे जो अनपेड डिविडेंड है, जैसे इस साल हमारे पास डिविडेंड नहीं बचा, मतलब हमारे पास उतना प्रॉफिट नहीं था, तो ये क्यूमुलेट हो जाएगा, कि नहीं इकट्ठा हो जाएगा कि आप नेक्स्ट ईयर इसको डिमांड कर सकते हो कि अभी आपको प्रॉफिट हो गया है, लास्ट ईयर आपने डिविडेंड नहीं दिया था इनसफिशिएंट प्रॉफिट के कारण, तो अभी मुझे डिविडेंड दो, ठीक है। नॉन क्यूमुलेटिव जो है ना अनपेड डिविडेंड जिस पे हम क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। क्यूमुलेट में क्या है कि जो हमें पहले नहीं पे हुआ था क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं था, तो हम नेक्स्ट ईयर उसको क्लेम कर सकते हैं बाद में भी, ठीक है। लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव जिस नाम से मतलब जिसमें क्यूमुलेट नहीं होता है कि भाई अगर पिछले साल प्रॉफिट नहीं था तो आप अगले साल वो डिविडेंड नहीं मांग सकते, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो
एक फ़िक्स टाइम के बाद, और मतलब या फिर एक फ़िक्स टाइम के बाद मतलब जो रिडीम कर देते हैं हम उनको, ठीक है, उनको पेमेंट कर देते हैं। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं हमारे, जो कि सरप्लस ऑफ प्रॉफिट, सरप्लस ऑफ असेट इन द कंपनी इन एडिशन टू प्रेफरेंस डिविडेंड। इनका क्या होता है पार्टिसिपेट की, ये वाले शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या होता है कि इनको प्रेफरेंस डिविडेंड तो मिल गया, लेकिन अब जो प्रॉफिट बचा है, कैपिटल असेट्स बची हैं, उनमें भी इनका क्लेम होता है, ठीक है। और नॉन पार्टिसिपेटिंग जिनको ये क्लेम नहीं मिलता है। कन्वर्टिबल जिनको आप कन्वर्ट कर सकते हो होल या होल को या पार्ट को इनटू इक्विटी शेयर्स, ठीक है, आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, कि एक टाइम के बाद आप जिनको कर सकते हो कन्वर्ट, किसमें, इक्विटी शेयर होल्डर्स में। और नॉन कन्वर्टिबल जिनको आप नहीं कर सकते, ठीक है। डिवेंचर जो है, अब डिवेंचर बोरो करने के लिए हम एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। अब इसके क्या फीचर्स हैं, सबसे पहले ये देखो, इसमें लिखा है इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिवेंचर इज़ अ चार्ज ऑन प्रॉफिट ऑन लॉस ऑफ, कि मतलब प्रॉफिट हो या ना हो, आपको डिवेंचर्स पे जो इंटरेस्ट है वो पे करना ही पड़ेगा, नो मैटर व्हाट, ठीक है। फीचर्स ऑफ डिवेंचर्स ऑफ अ कंपनी, डिवेंचर्स के फीचर क्या है कि मैच्योरिटी जो है ना, मैच्योरिटी स्पेसिफिक पीरियड के बाद होती है, इतने टाइम के बाद आपको डिवेंचर की मनी का पेमेंट करना होता है, ठीक है। वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी एज क्रेडिटर्स, रुक जाओ एक मिनट, और पेड है ना अपने टाइम की एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद पे करना है, और अगर ये अमाउंट पे नहीं होता है तो कंपनी के क्रेडिटर बन जाएंगे एट द वाइंडिंग टाइम ऑफ, ठीक है। क्लेम ऑन इनकम कि फिक्स्ड क्लेम होता है कि इतना % इंटरेस्ट इनको देना होता है, अगर लॉस भी है तब भी ये देना पड़ेगा। और क्लेम ऑन असेट भी सेम वे, बिफोर प्रायोरिटी मिलेगी क्लेम ऑन असेट कंपनी, ठीक है, दे हैव टू बी पेड बिफोर एनी पेमेंट टू प्रेफरेंस इक्विटी शेयर होल्डर, कि जो असेट क्लेम है वो भी इनको पहले मिलता है, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से भी पहले इनको पे करेंगे हम। और वोटिंग राइट जो होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं कि कंपनी डिवेंचर होल्डर्स को कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता, क्योंकि क्रेडिटर राइट नॉट ऑनर्स, ठीक है, तो इनको कोई राइट नहीं ऐसा। इसका जो एडवांटेज कंपनी को क्या है डिवेंचर इशू करने से, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है, ठीक है, लेकिन ये लोअर होता है, ठीक है। डिविडेंड मतलब जब आप इतनी सिक्योर्ड वो ले रहे हो कि आपको मिलेगा ही मिलेगी इनकम, तो इसका क्या होता है कि जितना कम रिस्क आप लेते हो उतनी आपकी इनकम भी कम होती है, तो रेट ऑफ डिविडेंड से कम होता है ये, ठीक है। और इफ़ेक्टिव कॉस्ट डिवेंचर्स, टैक्स डिडक्टेबल होता है ये, कि सबसे टैक्स डिडक्शन से पहले आपको क्या करना होता है, एक मिनट, टैक्स रिडक्शन से पहले ये पे करना होता है कि मतलब प्रॉफिट होए आपके पास क्या नहीं होए, आपको ये पे करना पड़ेगा, और टैक्स भी आप इसके बाद ही पे करोगे। तो टैक्स का अगर इसके बाद पे करोगे तो फिर हमारी इनकम कम दिखेगी वहाँ पे, तो हमारे पास टैक्स कम लगेगा, इसकी वजह से वोटिंग राइट नहीं होते, तो डाइल्यूजन ऑफ कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। ट्रेड ऑन इक्विटी कर सकता है, जो मैंने पहले बताया था कि अगर मतलब फिक्स वो इस पर पेमेंट करनी होती है तो बाकी जो बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाएगा। हैज अगेंस्ट द इंफॉर्मेशन, कि अगर इन्वेस्टर पेमेंट एज वेल एज, कि अगर इन्फ्लेशन के इन केस बाद में अगर प्राइसेस बढ़ जाते हैं, कुछ हो जाता है, तो इनको तो पेमेंट हमें सेव ही करनी है, हमारी तो नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है ना, तो 10% बोला था 10% ही देना है, तो हमारी कोई ऐसे हो नहीं होता, ठीक है। इन्वेस्टर्स को क्या एडवांटेज है, सेफेस्ट सोर्स ऑफ इनकम है, कि मतलब फिक्स पेमेंट तो मिलनी है, अगेन सिक्योरिटी है, सेफ़ है, क्योंकि मतलब अगर नहीं होगी, मतलब अगर प्रॉफिट नहीं भी हुआ तब भी इनको मतलब मिलेगा कुछ ना कुछ, ठीक है, सिक्योर्ड होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम से। और डेफिनेट मैच्योरिटी पीरियड की एक स्पेसिफिक टाइम के बाद आपको पेमेंट मिलनी है, प्रिंसिपल अमाउंट की भी, मतलब इंटरेस्ट तो मिलना ही मिलना है पीरियडिकली जैसे डिसाइडेड है, लेकिन इंटरेस्ट कैपिटल की भी पेमेंट होएगी। डिवेंचर होल्डर इज प्रोटेक्टेड होते हैं वेरियस गाइडलाइंस, सिक्योरिटीज इशू वगैरह के, ठीक है। डिसएडवांटेज ऑफ डिवेंचर, कंपनी को क्या है कि लीगल ऑब्लिगेशन है, क्यों, क्योंकि फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस एंड रिपेमेंट ऑफ कैपिटल अमाउंट ऑन मैच्योरिटी
लीगल ऑब्लिगेशन है कि जो डिवेंचर को पेमेंट करनी है वो आपके ऑब्लिगेशन है कि आपको पे करनी ही पड़ेगी इवन इन द केस ऑफ लॉस, ठीक है। चाहे आप अपनी असेट्स पे जो मर्जी करो वो आपकी मर्जी है, बट आपको करनी पड़ेगी पेमेंट, ठीक है। अनफेवरेबल एटीट्यूड टुवर्ड्स अ कंपनी हुज कैपिटल स्ट्रक्चर इज लोडेड विद डिवेंचर्स। कंपनी जो है ना, अगर उसके पास डिवेंचर्स ज़्यादा है तो उसकी मतलब उतनी इमेज थोड़ी सी ख़राब हो जाती है कि इसको लोन के लेना पड़ रहा है, लोग शेयर्स की नहीं खरीद रहे इसके, ठीक है। उसका मतलब क्या मार्केट की में इमेज ख़राब करता है डिवेंचर्स अगर बहुत ज़्यादा हो किसी कंपनी की। कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस, ठीक है, क्योंकि हाई स्टैम्प ड्यूटी होती है, इसको स्टैम्प ड्यूटी वगैरह इस पर बहुत ज़्यादा होती है तो इसलिए हाई कॉस्ट होती है इसकी, उसकी वजह से। और यूजुअली इंक्रीज द रिस्क ऑफ परसेप्शन ऑफ इन्वेस्टर इन द फर्म, कि जैसे मैंने बोला कि अगर कंपनी की इमेज थोड़ी ख़राब हो जाती है तो इन्वेस्टर का परसेप्शन भी ख़राब हो जाएगा ऑब्वियसली इसकी वजह से। अब इन्वेस्टर्स नहीं, डिवेंचर होल्डर्स को क्या डिसएडवांटेज है इन्वेस्ट करने से डिवेंचर्स में पैसा, ठीक है। तो उनको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा पहली बात तो कोई, ठीक है। दूसरा उनका क्लेम उन सरप्लस असेट नहीं होएगा, पहली बात तो आपको वोटिंग नहीं मिलेगी कोई, ठीक है। जो बचा कुचा प्रॉफिट वगैरह होगी असेट होगी उस पर आपको कोई क्लेम नहीं होगा। और प्राइसेस ऑफ डिवेंचर मार्जिन फ्लक्चुएट होते हैं और इंटरेस्ट रेट भी चेंज होगी, फिर उसके हिसाब से अगर प्राइस चेंज होएगा। अनसर्टेनिटी अबाउट रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, uncertainty or redemption also restricts certain investors from investing, ओके। ये अगर रिडम्पशन की अनसर्टेनिटी है तो वो भी रिस्ट्रिक्ट करेगी। डिवेंचर्स जो है ना हमारे यहाँ पे 7 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सिक्योर्ड डिवेंचर्स कौन से होते हैं, जिनमें कोई ना कोई सिक्योर्ड है किसी असेट या असेट्स ऑफ कंपनी के लिए, ठीक है। सिक्योर डिवेंचर में क्या हो गया कि जिनके किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट असेट के अगेंस्ट सिक्योर्ड है कि अगर पेमेंट इनको करनी है और हमारे पास पैसा नहीं है तो इस सिक्योरिटी को हम इस असेट को बेच देंगे और फिर इनको पेमेंट करेंगे। जो ये चार्ज होगा ये फ्लोटिंग भी हो सकता है और फिक्स्ड भी हो सकता है। अनसिक्योर्ड डिवेंचर जिनके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है, सो कोई असेट सिक्योर नहीं है। और रिडीमेबल जो एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद रिडीम हो जाएंगे। और इररिडीमेबल जो क्या कहते हैं जब तक कंपनी की नो फिक्स रेट एट पेबल विच बिकम पेबल, दे आर रिडीमेबल द कंपनी गोज लिक्विडेशन प्रोसेस में होते हैं, ये शेयर होल्डर्स की तरह हो गया, ठीक है। फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स जो है ना आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम की जो पूरी तरह से इक्विटी शेयर्स में कन्वर्टेबल हो सकते हैं, ठीक है। और पार्टली कन्वर्टेबल कौन से होते हैं कि जो पार्ट ऑफ डिवेंचर्स कन्वर्ट कर सकते हैं, नॉन कन्वर्टेबल जिनको कन्वर्ट ही नहीं कर सकते आप। फाइनेंशियल असिस्टेंस इन फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेज एंड स्टार्टअप्स के लिए, कि उनके लिए क्या मतलब क्या उनको हेल्प करी स्मॉल और मीडियम साइज एंटरप्राइजेज और स्टार्टअप्स को, ठीक है। सिग्निफिकेंट शेयर इकोनॉमिक आउटपुट में जो इकोनॉमिक आउटपुट होता है उसमें ये सिग्निफिकेंट शेयर देते हैं, ठीक है। और इसका जो है यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव है, PM विश्वकर्मा स्कीम है, ठीक है, लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्वालिटी और क्वालिटी एंड रीच प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इनको प्रोवाइड करने के लिए। और फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस, ठीक है। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल कि यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन। और क्या कहते हैं उसके बाद रजिस्टर्ड जो है ना उद्योग आधार मेमोरेंडम एंड एंटरप्रेन्योरशिप टू मिटिगेट द न्यू सिस्टम, इट ऑफर्स फ्री पेपरलेस सेल्फ डिक्लेरेशन बेस्ड ऑन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो इनको प्रोवाइड किया गया है जिसमें इजी रजिस्ट्रेशन होती है, ठीक है। और सेकंड प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम की उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए सब्सिडी वगैरह मिलती है एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए। और थर्ड हमारा है स्कीम ऑफ फंड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़, ये भी एक स्कीम है जो 2005 और 2006 में लॉन्च की गई थी, ठीक है। इसका एम क्या है कि ट्रेडिशनल आर्टिसंस को कलेक्ट करना है कलेक्टिव और इनटू फैसिलिटेट प्रोडक्ट डेवलपमेंट डाइवर्सिफिकेशन एंड वैल्यू एडिशन के जो आर्टिस्ट वगैरह हैं उनको कलेक्ट करके वो उनकी वैल्यू जो उनकी सर्विसेज या कुछ भी प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें वैल्यू ऐड करना है,
ठीक है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है ना, उनको आर्टिसंस और ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ को इंटू क्लस्टर्स टू इम्प्रूव कॉम्पिटिशन है, कि ये जो उनको ऑर्गेनाइज़ करना है और जिससे कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आए और इन्हेंस द मार्केटेबिलिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, ठीक है। पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज़ की जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस उसको ईजी कर दिया इन्होंने। ठीक है। अब दिस पॉलिसी 25% एनुअल प्रोक्योरमेंट बाय सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स एंड central public sector enterprises must be sourced from MSE माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज से 25%, मतलब जो भी पब्लिक सेक्टर वाले हैं वो इनसे खरीदेंगे। और अगर वो SC ST या शेड्यूल कास्ट या फिर वुमेन एंटरप्रेन्योर है तो 25% और 4% और 3% फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है। एडिशनली जो ये सब बताया इनको। अब मेजरमेंट्स ऑफ अंडर बजट, यूनियन बजट में क्या है, रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया कि जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम साइज एंटरप्राइजेज का क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया था उनको रिवाइज कर दिया है। यहाँ पे पहले 1 करोड़ थी लिमिट, अब इसको 2.5 करोड़ कर दिया है। अगर इन्वेस्टमेंट के लिए माइक्रो एंटरप्राइजेज के लिए, स्मॉल के लिए 10 से 25 हो गई है, मीडियम के लिए 50 से 125 हो गई है। सेम वे यहाँ पे टर्नओवर के लिए भी चेंज कर दिया, 5 to 10, 50 to 100 एंड 250 to 500 करोड़। राइट। अब क्रेडिट अवेलेबिलिटी इन्हांस कर दी है कि उनको जो है ना क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है। और क्रेडिट जो गारंटी है वो 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दी गई है। ठीक है। स्टार्टअप विल डबल 10 करोड़ to 20 करोड़, मतलब इनकी क्रेडिट अवेलेबिलिटी। और उसके बाद क्रेडिट कार्ड फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए 5 लाख तक के क्रेडिट कार्ड इशू किए गए उद्यम पोर्टल के लिए जो रजिस्टर्ड है। ठीक है। और सपोर्ट फॉर स्टार्टअप एंड फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो है 5 लाख फर्स्ट टाइम, ये जो एक फ़ंड है जो कि SC ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, स्टार्टअप फंड। ठीक है। और लेबर इंसेंटिव सेक्टर्स की हमने फोकस किया है कि फुटवेयर वगैरह, लेदर वगैरह पे फोकस करेंगे, टॉय वगैरह में, जिससे क्या होगा कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स की ग्रोथ होगी, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होएगा। और मैन्युफैक्चरिंग एंड क्लीन टेक इनिशिएटिव्स की जो है ना, हमने किया कि मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करें और टेक इनिशिएटिव्स फोकस किया है। ठीक है। रिकैपिटुलेशन, ठीक है। इसके बाद ये है रिकेप किया है, यहाँ पे क्या क्या जो भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं उसी को समराइज़ किया है। जैसे कि फाइनेंशियल मार्केट सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स हैं जो रिटर्न प्रोवाइड करते हैं, एक्सेस फंड एंड मेक दिस फंड अवेलेबल टू दोज हु नीड। ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट क्या स्पेस है कि जो मतलब जिनके पास पैसा है उनसे उठा के उनको देता है जिनको ज़रूरत है और उनको इनकम होती है और वो इसको बेस्ट यूज़ कर सकते हैं जो कैपिटल जिनको चाहिए थी। बियरर डिवेंचर्स दोज हैं जिसके पेबल टू बियरर देयर ऑफ, कि जो मतलब बियरर डिवेंचर्स जिसका किसी स्पेसिफिक बंदे को नहीं, जिसके हाथ में उसको पे होएगा। ठीक है। और मेयरली बाय डिलीवरी, दे कैन बी ट्रांसफर्ड मेयरली बाय डिलीवरी, इंटरेस्ट इज पेड टू द होम प्रोड्यूसर्स, इंटरेस्ट कॉमन अटैच्ड टू सच डिवेंचर। रजिस्टर्ड डिवेंचर वो वाले डिवेंचर्स होते हैं रजिस्टर्ड डिवेंचर होल्डर के, जिनका नाम रजिस्टर्ड ऑफ डिवेंचर होल्डर में है कंपनी के। और ट्रांसफर्ड बाय एग्जीक्यूटिंग अ ट्रांसफ़र डीड चाहिए इनको ट्रांसफ़र करने के लिए। फाइनेंशियल मार्केट जो है ना बहुत सारी सिक्योरिटीज़ होती हैं। ठीक है। और अगर फाइनेंशियल मार्केट फेल करता है तो रिसेशन और अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है हमारे कंट्री में। म्यूचुअल फंड इज़ इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी दैट इनेबल इन्वेस्टर्स टू पूल देयर मनी, कि म्यूचुअल फंड क्या होता है कि सारे अपने पैसे देते हैं और एक पूल मिल जाता है मनी का, फिर उसको कोई प्रोफेशनली इन्वेस्ट करता है, जिससे जो है ना म्यूचुअल फंड कैन इन्वेस्ट इन स्टॉक, बॉन्ड्स, कैश वगैरह बहुत सारी इस में। फिनटेक कंपनी का राइज है, बट नो concept of buy now and pay later has revolutionized banking ecosystem, कि अभी पे करो, बाय करो और बाद में पे करो, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ गया है। और बाकी हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा इंडियन इकॉनमी है, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स एंड क्वेरीज। थैंक यू।